Hello students. Today I'll start with the topic profit prior to incorporation. So प्रायर का मतलब होता है प्री इनकॉर्पोरेशन, मतलब इनकॉर्पोरेशन होने से पहले का कितना प्रॉफिट है. हमने इस पूरे चैप्टर में दो प्रॉफिट को फाइंड आउट करना होता है. द फर्स्ट वन इज़ द प्री इनकॉर्पोरेशन, सेकंड वन इज़ द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट. तो यहाँ पर जैसे आप सभी ने प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर सभी ने किया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखा था. तो इसमें भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा. तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपने 4 कॉलम बनाने हैं. फर्स्ट इज़ पर्टिकुलर्स, सेकंड इज़ बेसिस ऑफ एलोकेशन, थर्ड इज़ प्री इनकॉर्पोरेशन, फोर्थ इज़ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. अब ये प्री और पोस्ट क्या होता है ये हम पूरा डिटेल में अभी करेंगे. सो सबसे पहले जब आप इसको डिवाइड कर दोगे, बेसिस ऑफ एलोकेशन भी में हम डिटेल में करेंगे. तो प्री इनकॉर्पोरेशन में या तो प्रॉफिट आ सकता है या लॉस आ सकता है. तो जो प्रॉफिट आएगा वो आपने क्या करना है, वो ट्रांसफ़र करना है टू द कैपिटल रिजर्व. अगर लॉस आता है तो वो एक तरीके का कैपिटल लॉस होता है, तो आपने उसको गुडविल को ट्रांसफ़र करना है. अगर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में दो प्रॉफिट, मतलब एक प्रॉफिट होगा एक लॉस हो सकता है. अगर इसका प्रॉफिट आता है तो ये आपका नेट प्रॉफिट है, अगर लॉस आता है तो नेट लॉस है. ठीक है, ये दो चीज़ें आपने याद करनी है. अब आता है मेन बेसिस ऑफ एलोकेशन. एक दूसरा पॉइंट उससे पहले कि जो प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आप डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो. कौन सा प्रॉफिट आप यूज़ कर सकते हो, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाला. सो मेन पॉइंट आता है कि बेसिस ऑफ एलोकेशन. तो इस पूरे चैप्टर में हमने 3 टाइप्स ऑफ रेशियोज़ को कवर करना है. द फर्स्ट वन इज़ द टाइम रेशो, सेकेंड वन इज़ द सेल्स रेशो, थर्ड वन इज़ द वेटर टाइम रेशो. ये 3 रेशियोज़ हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला पॉइंट आता है कि मतलब कंपनी कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि टाइम रेशो में किस किस डेट को कंसिडर करना है. अब हमारे पास क्वेश्चन में 2 डेट्स दी गई होंगी. या तो एक गिवन होगी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक होगी डेट ऑफ कमेंसमेंट. आपने डेट ऑफ कमेंसमेंट्स को इग्नोर कर देना है, इसको आपने कंसिडर नहीं करना. आपने सिर्फ जो डेट फाइंड आउट करनी है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. तो जनरली क्या होता है कि जो कंपनी है वो बिजनेस तब परचेज करती हैं वेंडर से द लास्ट डेट ऑफ द बैलेंस शीट. जब लास्ट डेट बैलेंस शीट की क्लोज होगी, फॉर एग्जांपल 31 मार्च को उन्होंने अकाउंट क्लोज किए और 1 अप्रैल को उन्होंने बिजनेस टेक ओवर कर लिया. वी अज्यूम कि हम अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि किस डेट को परचेज़ किया, तो लास्ट डेट की बैलेंस शीट और ओपनिंग जब हमने कैरी डाउन करना है, ब्रॉड डाउन करना है, तो वो उस डेट से हमने स्टार्ट कर लेना है. तो टाइम रेशियो हमने कैसे लेनी है, हमने सबसे पहले एक चीज़ देखनी है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. तो फॉर एग्जांपल अकाउंट क्लोज हुए थे प्रीवियस 31 मार्च 2018, मैंने लिख दिया 1 अप्रैल 2018. 30 जून है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, और लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट है 31 मार्च 2019. तो अप्रैल से लेकर जून तक कितने मंथ्स हो गए, 3. और जून से लेकर मार्च तक कितने मंथ हो गए, 9. तो जो इसकी रेशो बनेगी दैट इज़ 1:3, दैट इज़ नोन एज टाइम रेशो. पॉइंट क्लियर हुआ. तो कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले ये 2 रेशोज तो आपने निकालनी है, टाइम रेशो, सेल रेशो. वेटेड बहुत कम होएगी क्वेश्चन में, बट जनरली टाइम एंड सेल्स रेशो आपने दोनों निकालनी है, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना है. तो टाइम रेशो मैंने बता दिया कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पहले डेट ऑफ परचेज हम इसको कहते हैं, बेसिकली डेट ऑफ परचेज जब बिजनेस परचेज किया, उससे लेकर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और उसके बाद क्लोजिंग ऑफ अकाउंट जब हमने अकाउंट क्लोज किया उस डेट तक कितने मंथ बन गया, दैट इज़ टाइम रेशो. फिर आता है सेल्स रेशो. अब हमने सेल रेशो क्या करनी है, फॉर एग्जांपल हमें पूरे साल की सेल्स दी हुई है 10 लाख, 10 लाख पर एनम, और मतलब 12 महीनों की सेल दी हुई है, 12 मंथ्स की सेल है. तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस 3 मंथ्स की, जो प्री के टाइम पीरियड के 3 मंथ्स थे, उनकी सेल्स है 4 लाख, ठीक है, और इसका मतलब टोटल 10 लाख थी, तो 6 लाख क्या होगी, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. तो आपने इसकी रेशो डिवाइड कर देनी है 4:6, 2:3, ये आ गई सेल्स रेशो. एक पॉइंट याद रखना, अगर क्वेश्चन में सेल्स रेशो नहीं पता, ना क्वेश्चन में सेल्स दी हुई है ना सेल्स रेशो के बारे में बताया हुआ है, देन वी अज्यूम जो भी टाइम रेशो होएगी वही सेल्स रेशो होएगी. ये एक अजम्पशन है. अगर क्वेश्चन में सेल्स रेशो के पॉइंट दिए हुए हैं तो आपने उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है. अगर सेल्स रेशो के पॉइंट नहीं दिए हुए तो जो भी टाइम रेशो होएगी उसी को हमने सेल्स रेशो ज्यूम कर लेना है. ये पॉइंट क्लियर है सभी को. अब आता है वेटर टाइम रेशो. ये वेटर टाइम रेशो जनरली ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, बट हम इसको थोड़ा सा, मैं अभी थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिकली नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ. तो वेटर टाइम रेशो होता क्या है. सो वेटर टाइम रेशो में लिखा हुआ है
पॉइंट समझ लेना एक बार। इफ़ द एक्सपेंसेस रिमेन सेम थ्रू आउट द ईयर, दीज एक्सपेंसेस कैन बी ईजिली डिवाइडेड इन द टाइम रेशियो। अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस जो थ्रू आउट द ईयर सेम है तो हम उसको टाइम रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। बट इफ़ द एक्सपेंसेस change as salary due to more number of workers employed because of conversion of partnership business into limited company business, then weighted time ratio is to be calculated। अगर पार्टनरशिप बिजनेस से हम कंपनी में शिफ्ट हो रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो जो भी ऐसे मतलब अगर नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो दैट मीन सैलरी भी अब हमारी इंक्रीज हो रही है, तो दैट मीन्स उस केस में हमने वेटेड टाइम रेशियो को यूज़ करना है। ये आप अभी थ्योरेटिकल पढ़ लो, प्रैक्टिकली अभी मैं आपको रेशियो कैलकुलेट करनी नहीं बता रहा हूँ। तो उससे पहले आता है कि ये तीन जो हमने ये रेशियो पढ़ी है, टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो, वेटेड टाइम रेशियो, इन तीनों के बेस के ऊपर कौन से एक्सपेंसेस आपने डिवाइड करने हैं। ये आपकी बुक में जैसे ही आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसके नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ये मैं आपको अभी पढ़ रहा हूँ, ये पॉइंट प्लीज़ ध्यान से समझना एक बार। तो ये क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, लिखा हुआ है कि हाँ जी, सबसे पहला पॉइंट, सच एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड ऑन सेल्स सच एज कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये पॉइंट याद रखना, कॉस्ट ऑफ सेल मैं आपको बताऊंगा, डिस्काउंट और कमीशन ऑन सेल्स, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा शुड बी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स रेशियो ऑफ 2 पीरियड्स। ठीक है, तो कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जो सेल्स के साथ रिलेटेड है आपने सेल रेशियो में डिवाइड करने हैं। फिर आ गया फिक्स एक्सपेंसेस सच एज सैलरीज, रेंट, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, डेप्रिसिएशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस शुड बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेशियो एज दीज एक्सपेंसेस आर इंकर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। जो भी एक्सपेंसेस फिक्स हैं, जैसे हमने वेटेड में भी पढ़ा कि अगर एक्सपेंसेस फिक्स हैं तो हमने उसको टाइम रेशियो में डिवाइड कर देना है। तो ये फिक्स वाला पॉइंट हो गया, ये सेल्स एक्सपेंसेस वाला पॉइंट हो गया। फिर आ गया एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जांपल जब हम पहले फर्म थी, हमने बिजनेस टेक ओवर किया, परचेज किया, तो उसके बाद हमने उसको कंपनी में कन्वर्ट कर लिया, तो कौन से ऐसे खर्चे जो कंपनी बनने के बाद होंगे, जैसे डायरेक्टर फीस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, गुडविल रिटर्न ऑफ एटसेट्रा शुड बी चार्ज होली ऑफ द पीरियड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। मतलब ये सारे के सारे एक्सपेंसेस अगर क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो सारे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में ट्रांसफर करने हैं, हमने इसको प्री इनकॉर्पोरेशन में नहीं डालना। अब ऐसे ही मैं अगर आपसे ये पूछूं कि जैसे हमने कहा कि पार्टनरशिप से कंपनी में हमने शिफ्ट किया, तो पार्टनर्स की जो सैलरी है तो वो कहाँ पर जाएगी, तो एक्सपेंसेस एज सैलरी है ऑफ पार्टनर इज डेप्टेड टू द प्री इनकॉर्पोरेशन, तो वो पोस्ट में नहीं जाएगी। तो ये पॉइंट, 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं। फिर उसके बाद कुछ लिखा है एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ बोथ पीरियड्स। फॉर एग्जांपल समटाइम हमें कुछ ऐसे खर्च एक्सपेंसेस भी दिए गए होंगे जिसको हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि टाइम में डिवाइड करना है या सेल्स में डिवाइड करना है। हमें बताया गया होगा फॉर एग्जांपल बैड डेट्स फॉर द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज ₹300 एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के 900 है। तो हमें बताया गया है कि 300 प्री के हैं, 900 पोस्ट के हैं, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग उसको लिख देना है वहाँ पर। तो ये पॉइंट सभी को क्लियर है कि कौन से एक्सपेंसेस किस रेशो में डिवाइड होने चाहिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवा पाऊँगा, आपको मैं एक बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ कि जिसके बेस के ऊपर आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी बुक का, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ 10th में पॉइंट क्या लिखा हुआ है ध्यान से सुनना। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हीरा लिमिटेड की बुक्स है, उन्होंने फाउंड बाय मिस्टर चंद हीरा लिमिटेड हमने कंपनी बनाई है, किसने बनाई, मिस्टर चंद ने, और बिजनेस कब टेक ओवर किया, 1 अप्रैल 2017 को, और इनकॉर्पोरेशन की डेट क्या है, 1 जुलाई 2017 हमें दी गई है, 1 जुलाई 2017, और लिखा हुआ है, और अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च 2018। तो सबसे पहला काम क्या है, हमने टाइम रेशियो निकालनी है। तो टाइम रेशियो के लिए मैंने ये लिखा हुआ है, ये देखिए 10th एग्जाम्पल के लिए 1 अप्रैल 17 को हमारा बिजनेस हुआ, ये लिखा हुआ है 1 अप्रैल 17 को बिजनेस टेक ओवर किया। इनकॉर्पोरेशन की डेट क्या है, इनकॉर्पोरेशन की डेट आपको दी हुई थी 1 जुलाई 2017, तो मैंने लिख दिया दिस इज़ योर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड क्लोजिंग ऑफ अकाउंट 31 मार्च 2018। तो ये प्री मंथ हो गई, ये पोस्ट मंथ हो गए, 3:9 टाइम रेशियो आ गई 3:1:3। एनी डाउट? उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस में हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है कि ये हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है ट्रायल बैलेंस में कि कितना स्टॉक है, कितना क्या है। अब आता है सेल्स रेशियो, सेल्स रेशियो का पॉइंट है 3rd वाला।
कहता है ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इज फिक्स, टर्नओवर इज डबल इन अप्रैल, टर्नओवर का मतलब सेल, अप्रैल नवंबर एंड दिसंबर, इसका मतलब बाकी मंथ में डबल नहीं हुई। तो हमें सेल्स पता है टोटल 2,79,300। तो सेल्स रेशो कैसे निकालनी है, मैंने अभी आपको पीछे बताया था, अगर ये सेल्स रेशो का पॉइंट ना दिया गया होता और हमें ना बताया गया होता कि सेल्स को किस रेशो में डिवाइड करना है, तो जनरली हम जो टाइम रेशो होती है उसी को सेल्स रेशो अज्यूम कर लेते हैं। अब पॉइंट आता है कि सेल रेशो कैसे निकालनी है। तो यहाँ पर लिखा, मैंने लिख दिया कि अप्रैल से जुलाई, 1 जुलाई है तो अप्रैल मई जून 3 महीने प्री के हो गए, तो यहाँ पर मैंने प्री में डाल दिया। और पोस्ट में क्या आ गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये लिख दिया मैंने एज्यूम कर लिया लेट मंथली सेल इज इक्वल टू एक्स। और क्वेश्चन में लिखा था कि जो टर्नओवर है वो एक तो अप्रैल में डबल हुई है और एक नवंबर में डबल हुई है, एक दिसंबर में डबल हुई है। तो मैंने क्या किया, अप्रैल में डबल कर दिया, नवंबर में डबल कर दिया, दिसंबर में डबल कर दिया, बाकी को एक्स मतलब 1 एज्यूम कर लिया, फिर टोटल कर दिया 4x 11x। देखो टाइम पीरियड सेम है, जो टाइम वाला था 3 मंथ्स 9 मंथ्स, बट उसकी रेशो अलग बनेगी। तो रेशो क्या बनी, 4:11। तो टाइम, ये दोनों चीज़ें निकालनी है, एनी डाउट। तो टाइम एंड सेल रेशो निकालने के बाद अब बनता है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट वही है जो आपने पढ़ा हुआ है पहले। फॉर्मेट बेसिकली क्या था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द हीरा प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो। पर्टिकुलर्स कॉलम बनना है बेसिस ऑफ एलोकेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे हम फाइनल अकाउंट में करते थे कि हर एक का नोट्स बनाना है, तो हम इसी हेडिंग के अंदर वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। कैसे, सबसे पहले है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्वेश्चन में सेल्स गिवन थी तो हमने सेल्स यहाँ पर लिख देनी है, तो उसको किस रेशो में डिवाइड करना है, सेल्स रेशो में। तो सेल रेशो हमने क्या निकाली थी, 4:11, तो मैंने 4:11 में उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अदर इनकम नहीं है तो इग्नोर, टोटल इनकम आ गया, यहाँ तक खत्म। फिर एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो उसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो वो एडलेस करके बन रहा है 204,300। तो इसको भी आपने सेल रेशो में डिवाइड करना है, तो 54480 149,820 ये भी डिवाइड कर दिया। अब एक चीज़ याद रखना, अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है और ये सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, ये वाले पॉइंट नहीं है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आएगा, जीपी आएगा। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं लिखोगे, ये हमने फाइनल अकाउंट में भी किया था। तो अगर जीपी हमें पता है क्वेश्चन में, तो जीपी को डायरेक्टली सेल्स रेशो में डिवाइड करना है, ये याद रखना पॉइंट, जीपी को हमने सेल रेशो में डिवाइड करना है। एनी डाउट। तो अब आ गया उसके बाद मेजर हेडिंग क्या होता था, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय में आप सभी को पता है सैलरीज आती थी, वेजेस आती थी, तो ये फिक्स टाइम पीरियड की हैं। हमने अभी पढ़ा था थ्योरेटिकली कि जो भी फिक्स टाइम पीरियड के खर्चे होंगे हमने उसको टाइम रेशो में डिवाइड कर देना है, तो टाइम रेशो में हमने डिवाइड कर दिया। जनरली अगर लिखा होता कि ये वेरी कर रहे हैं कि कितने नंबर्स ऑफ वर्कर्स प्री में थे, कितने नंबर ऑफ वर्कर पोस्ट में थे, तो हमें वेटर टाइम रेशो निकालनी पड़ती। तो उसके बाद आ गया फाइनेंस कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा, इसमें आपको पता है कि इसमें क्या क्या आता था, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, अगर हमने वेंडर से लोन लिया है तो उसकी पेमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट हमने पे करना है, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। फिर आ गया, ये हमें नहीं है, छोड़ दिया, डेप्रिसिएशन एंड अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। तो प्रीलिमिनरी कहाँ पर जाते हैं, टोटली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। आपने यहाँ पर लिखना है कि किस रेशो में डिवाइड किया आपने, ठीक है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। जैसे डायरेक्टर फी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, अगर पार्टनर सैलरी होता, पार्टनर सैलरी हम यहाँ पर लिख के तो हम उसको प्री में डाल देते। फिर आ गया अदर एक्सपेंसेस, अदर में रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, टाइम रेशो, अदर एक्सपेंसेस टाइम रेशो में डिवाइड कर दिया। कैरीज आउटवर्ड रिलेटेड विद सेल्स, वैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैरीज आउटवर्ड को किस रेशो में डिवाइड करना है। कैरीज आउटवर्ड एंड ट्रैवलर्स कमीशन वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू सेल। अगर ये ना भी लिखा होता तब भी हमने सेल रेशो में ही डिवाइड करना था, कैरीज आउटवर्ड, ठीक है, उसको सेल रेशो में डिवाइड करना था। फिर आ गया ट्रैवलर कमीशन लिखा हुआ है सेल्स में, तो सेल रेशो में डिवाइड कर दिया। डायरेक्टर सैलरी किस में जाती है, डायरेक्टर सैलरी डायरेक्टर कंपनी बनने के बाद बनेगा तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा। फिर हमने एक्सपेंसेस का टोटल किया, तो पहले जो प्रॉफिट प्रायर का की टोटल इनकम थी 74480, उसमें से 61730 को लेस किया। तो मैंने आपको बताया था, पीछे हमने किया था कि जो प्री का प्रॉफिट आता है, अगर वो प्रॉफिट आता है तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। प्री का अगर लॉस आता है उसको गुडविल में ट्रांसफर करना है, दैट इज योर कैपिटल लॉस। तो आपने प्री का जो प्रॉफिट आया दैट इज योर कैपिटल प्रॉफिट लिख सकते हो या कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो।
अगर ये लॉस आता है तो गुडविल में ट्रांसफ़र करते हैं, या कैपिटल लॉस गुडविल में ट्रांसफ़र करते हैं। पोस्ट वाला आया प्रॉफिट आया तो दैट इज़ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें थ्योरी का क्वेश्चन भी बनता है 15 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन बनता है। और जो थ्योरी का क्वेश्चन बनता है आप क्वेश्चन लिख सकते हो, अगर लिखना है मैं बोल रहा हूँ अभी। तो थ्योरी का क्वेश्चन है इसमें जो 15 मार्क्स के लिए बनता है, व्हाट इज़ प्रॉफिट, वैसे ही बुक में लिखा ही हुआ है, आप देख लेना। व्हाट इज़ प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एंड प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट एंड लॉस। या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, हाउ इज़ द प्रॉफिट असरटेन्ड एंड फॉर व्हाट पर्पस कैन इट बी यूटिलाइज्ड। और ये पेपर में 15 मार्क्स में आता ही आता है जनरली, अगर, और ये बहुत इजी चैप्टर है थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी, कि एक्सपेंसेस को कैसे एलोकेट करना है, क्या उसका रूल है, प्री को कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, इसके आपने क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करने हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड क्वेश्चन नंबर 17 है। ये आपने 2 क्वेश्चन जरूर ट्राई करने हैं, उससे पहले आप सिंपल क्वेश्चन ट्राई करो, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।